हेलो एवरीवन, रघुवर जीके में आप सभी का स्वागत है। आज हम बिहार बीएड में पूछे जाने वाले टीचिंग एप्टीट्यूड के प्रश्नों का डिस्कशन करेंगे जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आप वीडियो को अंत तक देखें और वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए आज का क्लास हम स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, विकास की प्रक्रिया परिचालित होती है। तो विकास की प्रक्रिया कैसे परिचालित होती है? तो ऑप्शन ए है परिपक्वता द्वारा। तो यह बात सही है कि विकास कब होगा? जब हमारे अंदर परिपक्वता होगा तब होगा। अगला ऑप्शन है पोषण द्वारा। तो ये भी सही है। तो हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा सही, कि दोनों सही उत्तर है। अगला प्रश्न है संतुलित आहार में शामिल है। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है संतुलित आहार में शामिल है। तो विटामिन और प्रोटीन ये भी आपका शामिल है। अगला है कैल्शियम और कार्बोनेट। तो ये भी आपका संतुलित आहार में आता है। वसा, तो वसा भी आपका संतुलित आहार में आता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा उपरोक्त सभी। तो ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा कि संतुलित आहार में विटामिन, प्रोटीन, कैल्शियम, कार्बोहाइड्रेट और वसा सभी आते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा 3 नंबर प्रश्न है, बाल विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं। हमें बताना है कि बाल विकास को प्रभावित कौन कौन से कारक करते हैं। ऑप्शन ए है अंतःस्रावी ग्रंथियां, तो ये आपके प्रभावित करते हैं। ऑप्शन बी है मानसिक योग्यता और यौन भिन्नता, तो ये भी आपके बाल विकास को प्रभावित करते हैं। अगला है पोषण एवं वातावरण, तो ये भी आपका प्रभावित करते हैं। तो सही उत्तर हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा उपरोक्त सभी। इस प्रकार के प्रश्नों में आपको सभी ऑप्शन पे ध्यान देना है और जो उचित ऑप्शन लगे उसको क्या करना है, अपना आंसर मानना है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला हमारा 4 नंबर प्रश्न है, विद्यालय में यदि पक्षपात का वातावरण है तो हमें बताना है कि विद्यालय में अगर पक्षपात हो रहा हो तो इसमें से सही उत्तर क्या होगा? तो इससे बालक का शैक्षिक विकास अवरुद्ध होगा। तो यह बात सही है कि अगर विद्यालय में पक्षपात होता है तो बालक के शैक्षिक विकास में अवरुद्ध होगा। इससे बालक का सर्वांगीण विकास होगा। तो क्या पक्षपात होगा तो बालक का सर्वांगीण विकास होगा? नहीं, नहीं हो सकता है। अगला है इससे बालक में असुरक्षा की भावना आएगी। तो बात सही है कि बालक में असुरक्षा की भावना होगी। अगला ऑप्शन है इससे बालक का नैतिक विकास अवरुद्ध होगा। तो ये भी बात सही है। तो हमारा अलग ऑप्शन क्या है? ऑप्शन बी है। तो हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, इससे बालक का सर्वांगीण विकास होगा। यह गलत है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा 5 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सा गुण शिक्षक में नहीं होना चाहिए? हमें बताना है कि इनमें से शिक्षक में कौन सा गुण नहीं होना चाहिए। गणित की विषय वस्तु का उपयुक्त ज्ञान, तो हाँ यह सही है। टीचर में क्या होना चाहिए? ज्ञान होना चाहिए। अगला ऑप्शन है अभ्यास कार्य को अधिक महत्व देना, तो ये भी सही है। पक्षपात रहित व्यवहार, मतलब टीचर को पक्षपात नहीं करना चाहिए, तो ये भी सही है। वार्षिक योजना तैयार न करना, तो यह गलत है। तो हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, कि निम्न में से कौन सा गुण शिक्षक में नहीं होना चाहिए? तो शिक्षक में आपका वार्षिक योजना तैयार न करना यह नहीं होना चाहिए। वार्षिक योजना को तैयार करना चाहिए, एक योजना के तहत स्टडी कराना चाहिए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला हमारा 6 नंबर प्रश्न है, गणित शिक्षण का वास्तविक उद्देश्य ज्ञान प्राप्त करना नहीं है वरन शक्ति प्रदान करना है, यह कथन किसका है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी डटन। यह कथन आपका डटन द्वारा कहा गया है। अगला प्रश्न है शिक्षण प्रक्रिया का आखिरी चरण है। तो शिक्षा का आखिरी चरण क्या होता है? तो शिक्षा कोई भी आप स्टडी करते हैं स्कूल में तो आपका आखिरी चरण क्या होता है? कि मूल्यांकन, कि आपका रिजल्ट क्या आया। तो हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा कि शिक्षण प्रक्रिया का आखिरी चरण मूल्यांकन है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा 8 नंबर प्रश्न है, अंकगणित शिक्षण का महत्व है। हमें बताना है कि अंकगणित शिक्षण का महत्व क्या है। तो घरेलू कार्य हेतु, दूसरा ऑप्शन है मजदूरी व व्यवसाय हेतु, तीसरा ऑप्शन है व्यवहारिक उपयोग हेतु, चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो घरेलू कार्य में भी इसका उपयोग होता है, मजदूरी में भी उपयोग होता है, व्यवहारिक में भी आपका उपयोग होता है,
तो सही उत्तर हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी। इन सभी में अंकगणित शिक्षण का उपयोग होता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा 9 नंबर प्रश्न है, इकाई योजना के निर्माता हैं। तो इकाई योजना के निर्माता कौन है? तो इकाई योजना के निर्माता आपका मॉरिसन है। तो ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा कि इकाई योजना के निर्माता मॉरिसन है। अगला प्रश्न है, मनुष्य के जीवन की जिन गतिविधियों में गणित का सर्वाधिक प्रयोग होता है वह है। तो हमें बताना है कि मनुष्य के जीवन की जिन गतिविधियों में गणित का सर्वाधिक प्रयोग होता है वह कौन सा है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा आर्थिक। आर्थिक स्थिति में आपका क्या होता है? मनुष्य के जीवन में गणित की गतिविधियों का ज़्यादा उपयोग होता है। मनोवैज्ञानिक, सांस्कृतिक, सामाजिक इसमें गणित का ज़्यादा उपयोग नहीं होता है, लेकिन आर्थिक रूप से गणित का काफ़ी उपयोग है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा 11 नंबर प्रश्न है, गणित को कहा जाता है। तो गणित को क्या कहा जाता है? गणित को का विद्यार्थी का दुश्मन कहा जाता है? नहीं। शक्तिशालियों की शक्ति कहा जाता है? नहीं। मन की भाषा कहा जाता है? नहीं। तो मस्तिष्क का व्यायाम। तो यह प्रश्न ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा कि गणित को मस्तिष्क का व्यायाम कहा जाता है। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा 12 नंबर प्रश्न है, मूल्यांकन प्रणाली वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा यह पता लगता है कि मूल्यांकन प्रणाली वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा यह पता लगता है कि बालकों के व्यवहार में क्या परिवर्तन हुआ। तो यह भी आपका मालूम चलता है। अगला ऑप्शन है, अधिगमन अनुभव किसके प्रभावशाली रहे। तो ये भी आपका पता चलता है। अगला है, शिक्षण उद्देश्य की सीमा तक प्राप्त होता है। तो ये भी आपका सही है। तो हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी। मूल्यांकन प्रणाली वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा यह पता लगता है कि बालकों का व्यवहार में क्या परिवर्तन हुआ, अधिगमन अनुभव किसके प्रभावशाली रहे, शिक्षण उद्देश्य की सीमा तक प्राप्त हुई। तो क्या ऑप्शन हो जाएगा? हमारा ऑप्शन हो जाएगा उपयुक्त सभी। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा 13 नंबर प्रश्न है। 13 नंबर प्रश्न आपके सामने है, शिक्षण पर्यवेक्षण का प्रमुख कार्य है। तो हमें बताना है कि शिक्षण पर्यवेक्षण का प्रमुख कार्य क्या है। तो छात्रों के कल्याण की प्रोन्नति। तो ये हमारा सही उत्तर हो जाएगा कि शिक्षण पर्यवेक्षण का काम होता है कि छात्रों के कल्याण की प्रोन्नति करना। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा 14 नंबर प्रश्न है। 14 नंबर प्रश्न देखिएगा, विद्यालय का प्रधानाचार्य सीधे उत्तरदायी होता है। तो विद्यालय के प्रधानाचार्य किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? तो देखिएगा, स्थानीय विद्यालय बोर्ड के प्रति। तो नहीं, ये नहीं हो सकता है। विद्यालय बोर्ड की शिक्षा समिति के प्रति, तो इनके प्रति भी नहीं। स्थानीय अधीक्षक के प्रति, तो यह हमारा सही हो जाएगा कि विद्यालय के प्रधानाचार्य स्थानीय अधीक्षक के प्रति उत्तरदायी होते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा 15 नंबर प्रश्न है, शिक्षा योजना का सर्वाधिक प्रभावी तत्व है। तो शिक्षा योजना का सर्वाधिक प्रभावी तत्व कौन सा है? छात्र पाठ्य पुस्तक संबंध? नहीं, ये भी नहीं हो सकता है। छात्र प्रधानाध्यापक संबंध? नहीं। उसके बाद है समाज समुदाय संबंध? नहीं। तो सबसे सटीक हमें आंसर बताना है। तो सबसे सटीक शिक्षक छात्र संबंध। तो शिक्षा योजना का सर्वाधिक प्रभावी तत्व क्या होता है कि शिक्षक और छात्र के बीच में कैसा संबंध है, उसके ऊपर आपका शिक्षा योजना प्रभावित होता है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला हमारा 16 नंबर प्रश्न है, पीटीए नामक संस्था से निम्नलिखित का आभास होता है। प्रोग्रेसिव टीचर्स एसोसिएशन? नहीं। तो पीटीए आपका होता है पेरेंट्स टीचर एसोसिएशन। तो ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा कि पीटीए क्या होता है? पीटीए नामक संस्था से निम्नलिखित का आभास होता है। तो पेरेंट टीचर एसोसिएशन का आभास होता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा 17 नंबर प्रश्न है, शिक्षक का सर्वोच्च कर्तव्य है। तो शिक्षक का सर्वोच्च कर्तव्य क्या होता है? वह अपने समुदाय की सेवा करे? नहीं, शिक्षक का यह कर्तव्य नहीं है। वह प्रधानाचार्य के आदेशों का अनुसरण करे? नहीं, प्रधानाचार्य के आदेश अच्छे भी हो सकते हैं और बुरे भी हो सकते हैं, तो ये भी सही नहीं होगा। अगला ऑप्शन है, वह छात्रों का कल्याण करे। तो हाँ, यह सही होगा कि शिक्षक का सर्वोच्च कर्तव्य होता है कि वह छात्रों का कल्याण करे। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा
18 नंबर प्रश्न है, यदि शिक्षण के दौरान छात्रों को कुछ भी याद नहीं हुआ या नहीं सीखा तो यह कहा जाएगा। अगर शिक्षण के दौरान छात्र को कुछ याद नहीं हुआ तो उसे क्या कहा जाएगा कि शिक्षण नहीं हुआ, तो उसे यह माना जाता है कि शिक्षण पूरा नहीं हुआ। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा 19 नंबर प्रश्न है, जैविक पर्यावरण को कितने भागों में बांटा जा सकता है। जैविक पर्यावरण को कितने भागों में बांटा जा सकता है, तो उत्पाद में बांटा जा सकता है, आपका उपभोक्ता में भी बांटा जा सकता है, विनाशक में भी बांटा जा सकता है। तो सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा 20 नंबर प्रश्न है, प्राकृतिक पर्यावरण के मुख्य घटक हैं। तो प्राकृतिक पर्यावरण के मुख्य घटक क्या है, तो पानी, हवा, भूमि, ये सभी क्या हैं, प्राकृतिक पर्यावरण के मुख्य घटक हैं। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, सभी शिक्षकों का सामूहिक रूप से मानसिक झुकाव पाया जाता है। तो सभी शिक्षकों का सामूहिक रूप से मानसिक झुकाव कैसा होता है, निराशावादी होता है, नहीं, मौलिकतापूर्ण होता है, नहीं, उदारवादी होता है, नहीं, सभी टीचर उदारवादी नहीं हो सकते। टीचर कैसे होते हैं, संकुचित और पुरातन होते हैं। एक टीचर का अलग ही आपका क्या होता है, व्यवहार होता है, अलग ही उनका तौर तरीका होता है। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, संकुचित और पुरातन। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला हमारा 22 नंबर प्रश्न है, किस परीक्षा में पक्षपात का कोई स्थान नहीं होता है। तो हमें बताना है कि किस परीक्षा में पक्षपात का कोई स्थान नहीं होता। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, वस्तुनिष्ठता। वस्तुनिष्ठता परीक्षा में आपका क्या होता है, पक्षपात का कोई स्थान नहीं होता है। अगला प्रश्न है, परियोजना विधि प्रतिपादित की है। तो परियोजना विधि किसने प्रतिपादित की है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, किलपेट्रिक ने। किलपेट्रिक ने आपका परियोजना विधि को प्रतिपादित किया। चलिए लास्ट प्रश्न को देखते हैं। हमारा अंतिम प्रश्न है, आधुनिकीकरण प्रक्रिया है। तो आधुनिकीकरण क्या है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, अनुकूलता और परिवर्तन। पूंजीकरण नहीं हो सकता है, आपका संस्कृतिकरण नहीं होगा, स्तरीकरण भी नहीं होगा। सही उत्तर होगा अनुकूलता और परिवर्तन। तो आज हमने शिक्षा शास्त्र के 24 महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखा है जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी उपयोगी है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, फिर एक नए सीरीज के साथ आपसे मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।